चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने फिर नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं। प्रश्न नंबर आपका एक्सिट है। देखिए एक्सिट नंबर 61, ठीक है। लायोफोबिक कोलाइड एवं लायोफिलिक कोलाइड में अंतर बताना है, आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए पहले तो आपको जानना होगा लायोफोबिक कोलाइड ये क्या होता है। तो यह देखिए यह टेडल इफेक्ट शो करता है, वो दिखाता है उसके बारे में, ठीक है। टेडल इफेक्ट को शो करता है। यह घुलनशील नहीं होता है। इसका जो है ना माध्यम भी किसी की वैक्सिटी माध्यम भी लोग डिप्रेशन भी अलग होता है, ठीक है। देखिए आपको जानना है आपको लायोफिलिक कोलाइड। तो ये देखिए डाइफेक्ट शो नहीं करता है। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसके बारे में बताया जाता है कि यह बहुत घुलनशील होता है, यह बहुत ही घुलनशील होता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए 62 नंबर आपका क्या कह रहा है, अधिशोषण। समझिए बात को, अधिशोषण और ठीक है ये आपका क्या है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया विगत वर्षों में। इस प्रश्न को आप खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है आपको, इस प्रश्न को समझिए। देखिए क्या कह रहा है, भौतिक अधिशोषण यह विशिष्ट प्राकृतिक का होता है, यह उत्क्रमणीय स्वभाव का भी तो होता है, यह चंड पाउडर वाल्व के कारण होता है। तो रासायनिक अधिशोषण यह देखिए यह अति विशिष्ट प्राकृतिक का, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यह अनुत्क्रमणीय स्वभाव का होता है, यह रासायनिक आबंध निर्माण के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 63 नंबर क्या है, प्रासरण तथा विसरण में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए प्रासरण, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें सिर्फ विलायक के कण प्रवाहित होता है, इसे दाब लगा करके रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका विसरण क्या होता है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विलय तथा विलायक दोनों कर प्रवाहित होते हैं, लेकिन इसे दाद लगा करके रोका नहीं जा सकता है, ये अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, जो यह प्रश्न है ना आपका 64 नंबर, डीएनए आरएनए में अंतर स्पष्ट करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप खासा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए जैसे आपका पहला रोमन अंक एक डीएनए के बारे में आपको बतलाना है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना होती है जो आपस में विपरीत दिशा में घूर्णन बनाती है, ठीक है। देखिए दूसरा है इसमें डीएनए में सकरा डीऑक्सीराइबोस होता है, ठीक है। जबकि आरएनए में आपको क्या करना है, आरएनए एक कुंडली संरचना होती है और आरएनए में सकरा राइबोस बनात होती है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 65 नंबर क्या कह रहा है, इसमें 65 नंबर आपका प्रश्न आता है। नेक्स्ट 65 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपका प्रश्न है बहुलीकरण से आप क्या समझते हो। तो देखिए बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक होते हैं जिनकी रचना बहुत अधिक संख्या से सरल इकाई या अणुओं की पुनरावृत्ति से बनी होती है। सरल अणु या पुनरावृत्ति इकाई जिनके मिलने से बालक जो है अलग बहुलीकरण बनता है, जो कि अलग बल बनता है, जो कि एकल बल कहलाता है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एकलकों को बहुलक में बदला जाता है। तो यही जो बदलने की, एकलक को बहुलक में बदलने की जो होता है ना कला, तो यही आपका बहुलीकरण कहलाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 66 नंबर क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकता को परिभाषित करना है। 66 नंबर आपका है, ठीक है। देखिए यह क्या है, यह एक धन ध्रुव के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यह एक यूनानी शब्द का कंपा, ठीक है, कप्पा के द्वारा भी तो इसको दिखाया जाता है, कप्पा बोला जाता है, ठीक है। के द्वारा इसको दिखाया जाता है। देखिए आपका देखिए 67 नंबर प्रश्न, हिमांक अवरोहण से आप क्या समझते हो। देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार जब एक वाष्पशील ठोस विलायक में डाला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है और इसका वाष्प दाब ठोस विलयन, ठीक है, विलयन हो जाएगा आपका, कि वाष्प दाब से ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर कुछ कम ताप पर होता है, ठीक है। तो यह आपका विलायक का हिमांक अवनमन कहलाता है, हिमांक घट भी जाता है, ठीक है। आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है मोलर चालकत्व को परिभाषित करें। जब किसी विद्युत अपघटय के एक मोल को जल में घोला जाता है तो उसके आयनों के द्वारा प्रदर्शित चालकता मोलर चालकता कहलाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 69 नंबर क्या कह रहा है, 5% यूरिया घोल हो जाएगा आपका, यूरिया के घोल होगा, प्रासरण दाब की गणना 273 केल्विन पर करना है, ठीक है, ये आपको बतलाना है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है क्रिस्टलाइट को परिभाषित करना। तो वैसा पदार्थ जो जंतु या वनस्पति झिल्ली के द्वारा शीघ्रता से विस्तृत होता है वो आपका क्रिस्टलाइट कहलाता है। जैसे चीनी हुआ, ग्लूकोज हुआ, नमक हुआ, यूरिया हुआ, ये सब वगैरह विलयन का अलग अलग चीज हो सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 71, तुल्यांकित चालकत्व को परिभाषित करना है, तुल्यांकित चालकत्व को परिभाषित करना है, ठीक है।
तो देखिए इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जब किसी विद्युत अपघट ठीक है विद्युत अपघटय को 1 ग्राम तुल्यांक को जल में मिलाया जाता है तो उसके आयनों के द्वारा प्रदर्शित चालकता तुल्यांकी चालक कहलाता है। प्रदर्शित चालकता है ना, वो आपका तुल्यांकी चालकता कहलाता है। विद्युत अपघटय चालक क्या है, ठीक है, वैसा चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है वो आपका विद्युत अपघटय चालक कहलाता है। सॉरी चालक हो जाएगा, देखिए आप टाइपिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका 73 नंबर, मोलर चालकता को परिभाषित करें। जब किसी विद्युत अपघटय के 1 मोल को जल में घोला जाता है तो उसके आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल को परिभाषित करना है तो वैसा सेल जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या तो बदला जाता है, ठीक है, वह विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत अपघटनी सेल 2 इलेक्ट्रोड का बना होता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्लुरीन क्या है, तो अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के एक शिल्पकार, ठीक है, बकमिस्टर फुल्लर ने, ठीक है, फ्लुरीन की जानकारी दी, इसलिए वह बकमिस्टर फुल्लर ने भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को जब अक्रिय गैस हीलियम की उपस्थिति में विद्युत चिंगारी में गर्म किया जाता है तो फ्लुरीन का निर्माण होता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से आता है 76 नंबर, देखिए समजातीय श्रेणी को परिभाषित करें। तो कार्बन यौगिक का वैसा श्रेणी जिसमें विशिष्ट अभिक्रियाशील समूह होता है और 2 लगातार सदस्यों के बीच CH2 इकाई का अंतर होता है, ठीक है, CH2 इकाई का अंतर होता है, वह सजातीय श्रेणी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 77 नंबर, क्या कह रहा है, ठोस पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित होता है क्यों, ठीक है। तो ठोस पदार्थों में अवयवी कण की स्थितियां नियत होती है, यह केवल अपने माध्यम स्थिति के चारों ओर दोलन पर चल नहीं पाता है, यानी यह दोहन आदमी कण के इतने प्रबल आकर्षण बल के कपे होते हैं कि अलग स्थिर अवस्था में रहता है। यही कारण है कि ठोस का आकार निश्चित और आयतन हो, लगभग निश्चित आकार और निश्चित आयतन का होता है, आकर्षण बल से कपे यानी निश्चित होता है, ठीक है, ठोस होता है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 78 नंबर, क्या कह रहा है, संक्षारण, आपको समझना है, संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त को लिखना है, ठीक है। जब किसी धातु को खुली हवा में या खुली वायु कहीं भी छोड़ दो तो छोड़ दिया जाए तो वायु में वाष्पशील, ठीक है, वाष्पशील हो जाएगा, जल वाष्प की उपस्थिति में धातु हो जाएगा की सतह पर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और धातु की शक्ति जो है ना छिन्न होने लगती है, तो इस क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण के लिए 2 आवश्यक शर्तें भी है, एक वायु की उपस्थिति और जलवाष्प अथवा नमी की उपस्थिति, ये 2 शर्तें आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 79 नंबर, ईंधन सेल क्या है, इसके लाभों को लिखना है, ठीक है। देखिए आपको पढ़ना समझना है कि वैसा सेल जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल इत्यादि के दहन से प्राप्त उष्मीय ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है ना, ये कर दिया जाता है, इसे ईंधन सेल कहते हैं। इसके नाम देखिए आपका, ईंधन सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा का उपयोग अंतरिक्षीय आयनों से किया जाता है। ईंधन सेल का कर्म क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 80 नंबर, द्वितीयक सेल को परिभाषित करना है। यह एक विशेष प्रकार का सेल है, ठीक है। इस सेल को एक दार यानी कि कार्य करने के उपरांत जब यह अनावेशित हो जाता है तो पुनः इसे आवेशित करके उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार का द्वितीयक सेल को बार बार आदेशित करके उपयोगी बनाया जाता है, ठीक है।